पे आपके सामने श्री भोपाल सिंह चेयरमैन एसएससी और मैं नवदीप विर्क प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, मेरे साथ हमारे डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट श्री वीरेंद्र दहिया और अन्य अधिकारी मौजूद हैं। तो आज जैसे आपको सबको पता है कि 5 और 6 नवंबर को एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो ग्रुप सी की पोस्ट्स के लिए ये एक महत्वपूर्ण टेस्ट है। और कैंडिडेट्स जो हरियाणा के जो कैंडिडेट्स हैं जो अपने आप को सरकारी नौकरी में आने के इच्छुक हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये इवेंट है। तो सरकार की ये कोशिश है कि कैंडिडेट्स जो हमने पिछले दिनों और पिछले एग्ज़ाम्स में कुछ हमने देखा कि कैंडिडेट्स को आने जाने में, क्योंकि लाखों कैंडिडेट्स एक दिन एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है और सेंटर के आसपास भीड़ हो जाती है, बसों में भीड़ हो जाती है, कुछ लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियों में आते हैं, पार्किंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इस पर फैसला किया है कि वो अपनी तरफ से एक अच्छी सुविधा ट्रांसपोर्टेशन की सभी कैंडिडेट्स को जो है देंगे। तो पहले मैं ट्रांसपोर्ट रिलेटेड आपको एक ब्रीफिंग कर दूंगा कि क्या हमारे प्लान्स हैं, और उसके बाद आपके सवाल अगर कुछ होंगे तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। और उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट रहेगी श्री भोपाल सिंह जी से, ये अपना जो बाकी एग्ज़ाम से संबंधित जो भी बाकी इश्यूज़ हैं उसके बारे में बताएं और आपके सवालों को लें। तो जो ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स हमने किए हैं ब्रॉडली मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 22 में से 17 जिलों में हमारे टेस्ट सेंटर्स बनाए गए हैं, और जिसमें सारे स्टेट के यानी कि 22 जिलों के बच्चे वहां टेस्ट देने जाएंगे। तो इसमें क्योंकि एग्ज़ाम की सीक्रेसी को रखने के लिए सारा डाटा पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स किए हैं। और ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट में प्रत्येक बच्चे को 2 चरण में एग्ज़ाम के सेंटर तक पहुंचने की सुविधा दी जाएगी। पहले चरण में जो ट्रंक रूट है, मान लो कोई बच्चा जैसे अंबाला से कैथल, अंबाला का रहने वाला है और कैथल जिले में उसका एग्ज़ाम है, तो वो अंबाला में जो नियरेस्ट हम स्पॉट नियुक्त करेंगे, जो वो चाहे मेन अंबाला कैंट या अंबाला सिटी का बस अड्डा हो सकता है, वो किसी सब डिवीजन का बस अड्डा हो सकता है, वो कोई और बस अड्डा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड वो हम नियुक्त करेंगे। जब वो बुकिंग करने जाएगा, अपनी ऑनलाइन एडवांस बुकिंग जो अभी चल भी रही है वो करने जाएगा, तो उसकी डिमांड को देखते हुए वो निर्धारित करेंगे, बच्चे को बताएंगे कि आपने कितने बजे कहाँ से बस पकड़नी है। और कैथल में फिर जो उसका जो कैथल का मेन बस स्टैंड होगा या उसके एग्जाम सेंटर का नियरेस्ट बस स्टैंड होगा, डिमांड को देखते हुए उसको वहां छोड़ा जाएगा, और वहां से आगे एक शटल सर्विस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस पॉइंट से लेकर के और आगे एग्जामिनेशन सेंटर तक शटल सर्विस की सुविधा होगी। अगर वो एग्जाम सेंटर दूर होगा, किसी शहर के बाहर होगा, और शहर के अंदर जो है, शहर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को बताया गया है कि कोई वो ऑटो रिक्शा या इस तरह की जो सुविधाएं शहर के अंदर अन्य भी उपलब्ध होती हैं, वो भी जो है वो वहाँ जो है अवेलेबल, मतलब उनकी अवेलेबिलिटी रहे कैंडिडेट्स के लिए। तो ये हमारा ब्रॉडली जो है हमारा ये प्रबंध है। और इसके लिए कल हमने एक प्रेस रिलीज दिया था, उसमें हमने कहा था कि 13,700 बसें हम लगाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हमने और वर्किंग करते हुए और उसको बढ़ाया है, तो करीबन 15,400 बसें टोटल हम इस अरेंजमेंट में लगाएंगे टोटल, और जो कि प्रत्येक दिन 7,700 बसों के करीब ये आता है। मैं इसमें आगे बताना चाहूँगा आपको कि हरियाणा रोडवेज की 3,100 के करीब बसें ऑपरेशन में हैं, और इस काम के लिए करीब 2,800 बसें हम निकालेंगे। तो उससे आप समझ सकते हैं कि जो हरियाणा रोडवेज के जो डेली ऑपरेशंस हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट होंगे। और उसके लिए हमने प्रेस रिलीज के जरिए लोगों को पहले ही आगाह किया है कि जो हमारे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो उस दिन 2 दिन तक बाधित रहेंगी, और सिर्फ हमारे कुछ लॉन्ग रूट के ही रूट्स चलेंगे। मान लो चंडीगढ़ से हिसार हो गया या रोहतक से दिल्ली हो गया, वो भी कम रूट्स चलेंगे, तो वो अपना देख करके इस यात्रा को करें। इसके अलावा हमने अलग से आज मुख्य सचिव महोदय ने सभी डीसीज डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मीटिंग की है, और हमने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडीसी की अध्यक्षता में ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई है, ताकि इन सभी
जितने भी हमारे ये प्लान्स हैं इनको एक अच्छे तरीके से और ताकि किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत ना हो पहुंचने में, वो किया जाए। इसके अलावा हमने हेल्पलाइन नंबर्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज रोडवेज के हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं और अगर किसी को कोई सवाल है इसके बारे में वो हेल्पलाइन नंबर्स पे भी फ़ोन कर सकता है। और मैं प्रेस के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, टीवी के समाचार पत्रों के माध्यम से सभी कैंडिडेट से आग्रह करूंगा कि अगर वो हमारी सेवा को लेना चाहते हैं तो अपना अग्रिम बुकिंग ज़रूर कराएं, उसमें उनको भी परेशानी नहीं होगी और हमें भी एक बेटर प्लानिंग करने में हमें एक सुविधा हमारे को मिलेगी। तो मेरी तरफ से ब्रॉडली यही पॉइंट्स है। कोई आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो मैं उसको जवाब देने के लिए तैयार है कि नियरेस्ट जो पॉइंट होगा बाहर के जो गाँवों में जो सेंटर होंगे वहाँ जाएंगे, उनके लिए शटल सर्विस रहेगी, शहर के अंदर भी रहेगी शटल? देखिए, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 70 से 80% जो सेंटर हैं वो अर्बन एरियाज में रखे गए हैं। जो मैंने एक ब्रॉड लिस्ट देखी है वो अर्बन एरियाज में रखे गए हैं। दूर दराज या गांवों के अंदर बहुत ही कम सेंटर्स रखे गए हैं और जहां तक पॉसिबिलिटी होगी हम शटल सर्विस शहर के अंदर भी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई सेंटर वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 500-700 मीटर पे है, तो उसके लिए वहां बता दिया जाएगा कैंडिडेट को कि भाई ये सेंटर इतना नजदीक है, पैदल भी जा सकते हैं। या अगर कोई 1 किलोमीटर पे है जहां हमारी प्रायोरिटी होगी कि पहले दूर दराज के एरियाज को हम शटल सर्विस प्रोवाइड करें। नजदीक वाले सेंटर्स में जो दूसरी सुविधाएं हैं उसके बारे में भी कैंडिडेट को जारी हम बताएंगे, लेकिन हमारी शटल सर्विस भी रहेगी। हाँ, तो हमने प्रत्येक जिले में रिजर्व बसेस का भी प्रबंध किया है। जो कोई हमारी बस ब्रेकडाउन होती है, लेट नहीं होने के हमने हिदायत दी है, उसके बारे में अलग से आपको बताता हूं। अगर हमारी कोई सर्विस ब्रेकडाउन होती है तो हम नियरेस्ट बस डिपो से हम एक उसको बस भिजवाएंगे। लेट ना होने वाली जो बात है, इसके लिए जो हमारा प्रबंध है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो कमीशन ने जो जारी किया है टाइम टेबल एग्जाम सेंटर खुलने का, कितने घंटे पहले उसको कैंडिडेट को प्रवेश मिलना है, तो वो 1.5 घंटे का समय निश्चित किया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा और टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कि 1.5 घंटा पहले वो सेंटर खुलेगा। लेकिन हमने उससे भी 1 घंटा पहले का टाइम हमने अपने अधिकारियों को दिया है कि उससे भी 1 घंटा पहले आप जो नियरेस्ट बस स्टैंड पे कैंडिडेट को पहुंचा दें, ताकि वो आगे की व्यवस्था उसकी शटल सर्विस द्वारा या जैसे वो जाना चाहे उसके द्वारा वो हो जाए। इसके अलावा एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि भारतीय रेल से हमने उनका टाइम टेबल लेकर के कौन कौन सी ट्रेन सूट करेंगी बच्चों को, उसके बारे में भी अपनी एडवर्टाइजमेंट में टाइमिंग दे दिया है। और रेलवे स्टेशन पे भी, मेन रेलवे स्टेशन पे भी हम हेल्प डेस्क कर रहे हैं। तो अगर कोई रेल के द्वारा जाना चाहेगा तो रेल के द्वारा जा सकता है। जी, ये जो आपने 7,700 बसेज एक दिन में चाहिए और 2800 हम निकाल पा रहे हैं, तो 4,900 बसेज का अरेंजमेंट कहाँ है? जी, तो ये बसेस जो आपको पता है कि हर जिले में कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की जो परमिट बसेस होती हैं वो होती हैं, और इसके अलावा बहुत सारी हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की और ऑर्गेनाइजेशंस की बसेस हैं। तो वो उपायुक्त, सभी उपायुक्त को निर्देश दे दिए गए हैं कि उन बसेस को रिक्विजिशन कराए, और उन बसेस को रिक्विजिशन कराने के बाद में हम बाकायदा उनमें सरकार की तरफ से तेल भरवाएंगे। अगर सीएनजी डलती है सीएनजी डलवाएंगे, अगर उनका टोल टैक्स लगता है तो वो पे करेंगे, हम उनको बाकायदा जो है उनकी कॉस्ट वहन करेंगे। ये एक जिले से दूसरे जिले तक जाएंगे वैसे? हाँ, जहां जरूरत होगी तो जा सकती है। टेम्परेरी परमिट जारी हुआ इनके लिए? हाँ, इनके लिए जो बसेस एक जिले से दूसरे जिले तक जाएंगी उसके लिए हमने डीटीओस को हिदायत दी है कि उनको स्पेशल परमिट फ्री ऑफ कॉस्ट जारी किए जाए। इसमें और किसी स्टेट ने इनिशिएटिव लिया है कभी, हरियाणा फर्स्ट है? देखिए, मेरी समझ में तो किसी स्टेट ने ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया है, और हमारे लिए भी एक पहली बार एक ये चुनौती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए, पूरी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इसीलिए हम जोर शोर से लगे हुए हैं और मेरा मानना है कि बहुत अच्छे से हम इसको कर पाएंगे। अभी तक कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया? अभी देखिए, आज सुबह से ही खुली है रजिस्ट्रेशन। आज हम अपना अरेंजमेंट्स में बिजी हैं, कोई हमारा ऑनलाइन पोर्टल नहीं है इस चीज को देखने का, क्योंकि ये चीज हमने लोकल लेवल पे छोड़ी है। लोकल जीएम्स की हमने डिमांड, हमने अपने पूरे 11,20,000 या 30,000 जितने बच्चे हैं उनकी डिमांड के हिसाब से प्रोजेक्शन कर ली है। अब उससे ज्यादा तो कैंडिडेट बढ़ नहीं सकते, तो हमने तो 100% अपनी वर्कआउट कर लिया है। मेरी समझ से जो आएंगे वो कम आएंगे इससे बच्चे, बिकॉज बहुत सारे सेंटर जैसे मतलब अंबाला से यमुनानगर है, या अंबाला से पंचकुला है, या अंबाला से कुरुक्षेत्र है,
और ये तो मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूं। तो हो सकता है कि जिस बच्चे का सेंटर है उसका गांव और सेंटर सिर्फ 20 किलोमीटर हो या 15 किलोमीटर हो, तो मैं समझता हूं कि वो बच्चा नहीं चाहेगा कि मैं 1.5 घंटा पहले 2 घंटा पहले बस अड्डे जाऊं, फिर वहां बस पे चढ़ूं और फिर वहां जाऊं। तो वो अपने वाहन से या वाहन पूल करके या मोटरसाइकिल पे, क्योंकि हरियाणा एक समृद्ध स्टेट है, मैं समझता हूं आज के दिन सबके पास मोबाइल, मोटरसाइकिल, गांव में कार, ये सब चीजें उपलब्ध हैं। और पिछली बार पहले भी हमने देखा बच्चों ने कार पूलिंग वगैरह काफी की। तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे तो नहीं आएंगे, कितने आएंगे वो हम नहीं कह सकते। सर, इसमें डू वी हैव एनी इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ कैटेगराइज्ड स्टूडेंट्स, मतलब एक जो आपने बताया 15-20 किलोमीटर में उसी रूट में पड़ता है किसी का, तो हमने ऐसा कुछ आंकड़ा है कि जो जिनके सेंटर उसी जिले में या 50 किलोमीटर के दायरे में या 100 में? देखिए, हमने रूट्स का आंकड़ा निकाला है कि हमारे 57 रूट हैं जिसमें 2 घंटे से कम ट्रैवल की हमने अनुमान लगाया है, और 56 रूट ऐसे हैं जिसमें 2 घंटे से ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास तो ये आंकड़ा उपलब्ध है। बाकी कितने बच्चे हैं वो कमीशन ने ऐसा कोई डाटा किसी के साथ शेयर नहीं किया है। तो ये जो रूट्स की जो हमने कैसे कैलकुलेशन करी, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या जिन में जा रहे हैं हमने, कितने नंबर ऑफ रूट्स कितने बने? नहीं, हमारे पास जो एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल है कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चों का सेंटर दिया गया है, वो डेटा हमारे पास करेक्ट है। हमने उसके बेसिस पे जो ट्रंक रूट है उसकी बसेस की कैलकुलेशन करी, और आगे शटल सर्विस चलनी है तो शटल सर्विस की कैलकुलेशन करी, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ 15,700 बसें लगेगी। तो जो बसों का बैकअप प्लान आप बता रहे हैं कि बस कोई खराब हो जाती है या लेट हो जाती है, अगर कोई बस खराब हो जाती है तो ऐसे में कोई अलग टीम रखी हुई है इस बात का ध्यान रखिए कि बस की लोकेशन क्या है? देखिए, बस के अंदर ड्राइवर कंडक्टर हैं, तो उनको वो हमारे तकरीबन रोडवेज की बसें ट्रंक रूट में चलेंगी, तो एक सेट ड्रिल है कि बस खराब होगी तो इमीडिएटली वो कंट्रोल रूम ना ट्रैफिक मैनेजर को फोन करते हैं, बस आ जाती है। तो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसमें कोई जो उनको सब पता है। हमारे ऐसा तो है नहीं कि रोडवेज पहली बार ये काम कर रहा है, तो रोज बस चलाते हैं, तो उनको पता है क्या करना है। तो ये हम उस पोर्टल पे जो बच्चा रजिस्टर्ड करा रहा है उसको पास ऑटोमेटिकली मैसेज आ रहा है कि आपको कितने बजे? नहीं, इसमें थोड़ा सा पहले कहीं मीडिया में आया कि इसके बारे में एक पोर्टल चलाया जाएगा। ऐसा कोई पोर्टल नहीं है आज के दिन में, और मैं आपको बार बार आपके जरिए कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा, जो एडवांस बुकिंग काउंटर हमारे बस डिपोज में खुले हुए हैं वहां जाके एक बार रजिस्टर जरूर कराएं, ताकि उससे हमारे को पता लगे। जो हमारी हरियाणा रोड का पोर्टल है बुकिंग वाला, उसी की बात करें? नहीं, कोई पोर्टल नहीं है। जो अग्रिम बुकिंग काउंटर बस डिपोज में खुले हुए हैं वहां जाके कैंडिडेट हैज टू रजिस्टर, फिजिकली जाना पड़ेगा। तो क्या अपना सर इसमें कितना स्टाफ डिप्लॉय है रोडवेज में? किस चीज में? पूरे इसमें सारा ही रोडवेज यही काम कर रहे हैं अभी। प्राइवेट भी क्या है मतलब कुछ नहीं, प्राइवेट तो हम बसेज रिक्विजिशन कर रहे हैं ना, जो बाकी एंटायर रोडवेज स्टाफ इज वर्किंग ऑन दिस। पूरे इतने 11 लाख बच्चों को अगर बांध के चल रहे हैं तो इनको हमारे जो डिपो और सब डिपो मिला के 28 है, फिर तो उनको इन पे पहले खुद वहां जाके फिजिकली जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके लिए जाना पड़ेगा उनको, फिर तो सारी इसी व्यवस्था में रह जाएगा मामला। देखिए, ये आईटी सर्विसेज का इतना फायदा उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री आईटी एनेबल्ड सारी सर्विसेज दे रहे हैं। जी जी, इसमें तो लास्ट स्टेज पे एडमिट कार्ड सुबह से डाउनलोड होने शुरू हुए, ये तो नहीं, एडमिट कार्ड ऑलरेडी डाउनलोड होने शुरू हो चुके हैं। हाँ, तो अभी आज और कल का पूरा दिन है, 2 दिन है। बच्चा या उसकी ब्याह पे कोई भी जाकर के करवा सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि कैंडिडेट को खुद जाना है, कोई भी जाके करा सकता है। तो ये अब ये एक है, ये तो इतने बड़े अच्छे आईटी सर्विसेज में ये फ्लॉ आ गया थोड़ा सा। नहीं, फ्लॉ नहीं है, इन बच्चों को फ्लॉ नहीं है, नहीं, ये फ्लॉ नहीं है। मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, कुछ जो डेटा प्रोटेक्शन की रिस्ट्रिक्शंस होते हुए हमें ये करना पड़ा इस तरह से। एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो वो डाटा बाहर, देखिए, वो डेटा एक टेस्टिंग एजेंसी के पास है। वो टेस्टिंग एजेंसी अगर हमसे कोई डेटा शेयर नहीं करेगी तो मैं अब उसी कंस्टेंट के अंदर ही काम करूंगा ना अपना। दिस टेस्ट इज नॉट बीइंग डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मेरा पॉइंट ये नहीं था, मुझे तो सिर्फ ये अंबाला से मुझे कैथल जाना है, मुझे ये बुकिंग करानी है, इसके लिए तो कोई डाटा इतना प्रिजर्व करना। अच्छा, अभी इस चीज पे मैं थोड़ा फर्दर डिस्कशन करना कोई वो नहीं है। हमने सोच समझ के जो ये सिस्टम बनाया है, इसके पीछे काफी विचार हुआ है, उसके बाद ये सिस्टम बनाया। मोबाइल नंबर भी जारी कर रहे हैं, स्टेशन काउंटर पे कह रहे हैं कि मोबाइल पर भी कॉल करके आप देखिए, ऐसा है कि कोई भी फ्री सेवा जब हम इस देश में देते हैं उसको मिसयूज होने का पूरा स्कोप रहता है। तो अब वो मिसयूज भी ना हो और वो भी हो। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने कुछ एडिशनल कैपेसिटी भी रखी है।
मान लो कुछ बच्चे किसी वजह से नहीं आ पाते बुकिंग कराने और लास्ट दिन में आ जाते हैं, हम उनको भी पूरी एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने 20-30% एडिशनल कैपेसिटी का भी आदेश दिया है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि एक बार कोई भी, देखिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जो सीरियस कैंडिडेट है वो जरूर जा करके वो इस चीज का कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं लेगा कि जी मैं ऑनलाइन नहीं करा पा रहा, मुझे जाना क्यों पड़ रहा है। सी कल को इंटरव्यू होगा, कुछ होगा, एग्जाम हॉल में भी तो फिजिकली जाना पड़ेगा, वो भी तो ऑनलाइन नहीं हो रहा। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने एक जो सिस्टम बनाया है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्वीनियंट एंड सिक्योर सिस्टम समझ के बनाया। इसमें ये प्राइवेट कितना सेक्टर इन्वॉल्व करेंगे, जैसे स्कूल वगैरह हैं या और ये जो चलते हैं? हाँ, तो मैंने आपको बताया कि जैसे प्रत्येक दिन 2800 बसें रोडवेज की लगेंगी, तो ये 2800 के अलावा 4,500 से 5,000 बसें प्राइवेट लगेंगी। तो रोडवेज से ज्यादा बसें तो प्राइवेट हम रिक्विजिशन करेंगे। तो सर 5 तारीख को क्या स्कूलों की छुट्टी होगी? मेरी समझ के अनुसार शायद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको छुट्टी डिक्लेयर करने का कुछ निर्णय लिया है, बट आई एम नॉट सर्टेन, बट ऐसा कुछ है शायद। सर इसमें जो टोटल फाइनेंशियल बर्डन आएगा एडिशनल प्राइवेट करेंगे या फिर सीएनजी भरवाएंगे या फिर टोल है, वो कितना रहेगा, कुछ आइडिया? अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है, पूरा बट रफली एस्टिमेट। अभी ये तो डिपेंड करता है कितने बच्चे जाएंगे, कोई अभी डिमांड पूरी आएगी उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। पर सरकार ने फैसला किया है कि जितना भी आएगा उसको हम वहन करेंगे। लेकिन रेलवे में जो जाएगा उसको खुद किराया देना पड़ेगा जी, जो रेलवे में जाएगा उसको देना हाँ जी, पड़ेगा। रेल और जो ऑटो सर्विस लेगा उसकी भी उसका भी खुद देना। अच्छा चेयरमैन साहब एक सवाल था अब मेरा। हाँ, तो पहले ट्रांसपोर्ट का खत्म कर लें, उसके बाद चेयरमैन साहब। ट्रांसपोर्ट को ही लेके है। हाँ जी, जी। जैसे जो सेंटर रखे गए हैं वो नजदीकी जिलों में रखे गए हैं या वो बहुत दूर हैं जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था? वो ऐसा है कि जो मेरे को ये देख करके, चार्ट देख करके समझ में आता है कि मैक्सिमम जो है नियर बाय ही एकोमोडेट करने की कोशिश की गई है, और जहां उतने उपयुक्त केंद्र नहीं मिले जिनको टेस्टिंग एजेंसी समझती थी कि हम यहाँ रख सकते हैं, उसके बाद आगे जाया गया। जैसे कि अगर आप रूट्स के हिसाब से अंदाजा लगाएं तो 57 रूट हैं 2 घंटे से कम, और 2 घंटे का टाइम भी मतलब ये है कि शायद अपनी कार से जाएं तो उस जगह 1 ही घंटे में पहुंच जाए। तो हमने टाइम को भी थोड़ा सा सेफ लेके, मार्जिन लेके चले हैं, और 56 रूट हैं जो 2 घंटे से ज्यादा है। तो मेरी समझ से 80% कैंडिडेट्स जो जहां जिस जिले में रहते हैं उसके आसपास के जिलों में ही एडजस्ट हो जाएंगे। 20% कैंडिडेट्स को 2 या 2 से जिले जाना। 56 रूट या 2 घंटे से, बाकी तो 2 घंटे से नीचे रहेगी जी, टोटल इतने ही है जी, 113। तो ये चेयरमैन साहब ये जो आ रही हैं अभी 150 किलोमीटर का दे दिया, 200 किलोमीटर का दे दिया, विकलांगों का दे दिया, ये क्या है, इनमें सत्यता क्या है? ये लगातार पिछले बताऊंगा ना जब मेरा नंबर। अच्छा, आपका नंबर अभी तो तो मैं समझता हूँ ट्रांसपोर्ट के संबंधित सभी सवाल आपके जो है हो गए हैं। तो मैं मंच आपको अभी माइक चेयरमैन साहब को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू विवेक साहब, रिस्पेक्टेड विवेक साहब, दहिया जी, ऑफिसर्स, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सबको, विवेक साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस इवेंट में जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है फ्री ट्रैवलिंग का कैंडिडेट के लिए, उनको लिए उनका साधुवाद भी करता हूं और बधाई भी देता हूं उनको। तो जो विषय मेरे उसमें संज्ञान में है, ये आप सब का मैं भी धन्यवाद करता हूं कि सीटी को लेकर आप हर रोज एक्टिव भी रहते हैं, जिज्ञासावश भी रहते हैं और खूब छापते हैं, और कोई कमी अगर हमारे लेवल पे है उसको भी आप उजागर करते हैं और हम उसका ठीक करने का उसको प्रयास करते हैं। जैसे हमने कई बार आपको बता चुके हैं कि हमारी जो परीक्षा है 5 और 6 नवंबर को, 5 को 2 शिफ्टों में और इसी तरह 6 तारीख को 2 शिफ्टों में। पहली जो मॉर्निंग की शिफ्ट है वो 10 बजे से 11:45 तक, और जो इवनिंग की शिफ्ट है वो 3 बजे से 4:45 तक 2 दिन होने जा रही है। और जैसे पहले आप लोग छाप चुके हैं सारे, इस जो सी क्लास है इसमें 11,36,894 लोगों ने अप्लाई किया था। तो जो आज हमारे पास डाटा आया है, कुछ उसमें डबल फार्म मिले, कुछ के अनकम्प्लीट फार्म मिले,
और कुछ ने फीस जानबूझ के नहीं की। तो आज की डेट में ये जो आंकड़ा है एग्जैक्ट, ये है 10,78,864। तो इतने लोग परीक्षा देने के लिए आएंगे और ये परीक्षा जो है वो 558 स्थानों पर होगी। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि पहले तो आप कह रहे थे कि 1200 केंद्र होंगे, तो 658 स्थान हैं। 658 बिल्डिंग्स हैं, मतलब इंस्टीट्यूट हैं, ये संस्थाएं हैं। उस एक सेंटर में 4 सेंटर भी हो सकते हैं और उसमें एक भी हो सकता है। तो अगर सेंटर्स की बात करें तो ये लगभग 1200 हैं, अगर स्थानों की बात करें तो ये 658 हैं। और जैसा विक साहब ने बताया कि 17 जिलों में प्लस चंडीगढ़ में परीक्षा जो है होने जा रही है। सारी बातें आप लोगों के माध्यम से हमारे को पता लगती हैं। लंबा साहब ने हमारे को ट्वीट करके बताया कि एक ही बच्चे के 3 एडमिट कार्ड आ गए या 2 एडमिट कार्ड आ गए। उस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास ये है कि उस बच्चे ने एक बार आधार कार्ड के तौर पर और दूसरे किसी दूसरी आईडी पे या तीसरा पीपीपी के आधार पर अप्लाई कर दिया और हमारे सिस्टम में कोई ऐसा राइडर नहीं लगा हुआ था कि हम उसको रोक सकें कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो उसके हमने 2 या 3 फॉर्म हैं जो एक्सेप्ट कर लिए और इसी तरह से जब उसने अपलोड किया तो मैं मानता हूं कि 70 लोग ऐसे मिले हमारे को जिनके 2 या 3 एडमिट कार्ड आ गए। तो उसके लिए हमने अपना एक हेल्प डेस्क नंबर लॉन्च किया हुआ है। आपके माध्यम से भी मैं सब जो प्रतिभागी हैं उनको बता देता हूं। उसका नंबर है 180057289997। और हमने बच्चों को ये कहा है कि अगर आपके पास 180057289997 और बच्चों को हमने ये कहा है कि अगर आप फिजिकल आके एप्लीकेशन देना चाहें या इस नंबर पे नोट करा दीजिए कि मेरे एडमिट कार्ड 1 से ज़्यादा आ गए हैं, तो हम आपको ऑप्शन देंगे कि जो आपके नियरेस्ट स्टेशन है तो वहां पर आप परीक्षा दें और आपका अगर कोई दूसरा एडमिट कार्ड आ गया, तीसरा एडमिट कार्ड आ गया, उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो ये भी नहीं होगा कि उसको 1 से ज़्यादा एडमिट कार्ड मिले, पर इसकी हम पूरी तरह से गहनता से हम जांच करेंगे। ये कई बार बच्चे जानबूझकर करते हैं। एक एडमिट कार्ड पे वो खुद बैठ गया, दूसरे पे उसने सीटर बैठा दिया, या उसने 2 परीक्षाएं खुद दे ली और जोन से में उसके ज़्यादा नंबर हैं, कल लेके ये आ जाएगा कि मेरा तो सर एक्चुअल नंबर ये था। तो हम पूरी तरह से इसकी गहनता से विचार करेंगे। अगर किसी ने ऐसा जानबूझकर किया है तो उसका कैंडिडेचर हम रद्द करेंगे, उसका कैंडिडेचर रद्द करेंगे और HSSC की परीक्षा से उसको सदा के लिए डीबार करेंगे कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। अगर उससे कहीं गलती से हुआ है तो हम उससे को परीक्षा से वंचित नहीं करेंगे और उसको परीक्षा में कंसीडर करेंगे। इसी तरह से जैसे एक क्वेश्चन अभी आया कि हैंडीकैप्ड का जो है 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सेंटर आ गया है, वो भी उस बच्चे की कहीं ना कहीं अपनी गलती है। उसने अपना हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट तो लगा दिया पर फॉर्म भरते हुए उसने हैंडीकैप्ड को यस नहीं किया, तो सिस्टम ने जो है हो सकता है कि उसका 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पे उठा लिया हो। और जो आउट ऑफ स्टेट के बच्चे हैं उनको मैक्सिमम वो चंडीगढ़ और उनको फरीदाबाद में सेंटर दिए गए हैं। हमारा पूरा प्रयास ये रहा है कि 100 किलोमीटर के रेडियस से ज़्यादा किसी बच्चे को दूर जाना ना पड़े, क्योंकि इससे एक तो विरक साहब का भी बर्डन कम होता है और लोकल जो प्रशासन है उसका भी बर्डन कम होता है कि उसको ठहराने की व्यवस्था, उसके जो साथ सहभागी आया उसको ठहराने की व्यवस्था, वो भी उसको कम से कम करनी पड़े। तो आप लोगों का अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। ये आपने कहा जी सीटर वीटर जो बैठ जाते हैं बच्चों ने इस तरह से भरे हैं, क्या अभी भी आशंकाएं ऐसी हैं कि ये जो फर्जीवाड़ा हो जाएगा? क्योंकि सिस्टम को फूल प्रूफ बनाने के लिए आपने काफी प्रयास किए हैं,
अभी ऐसी आशंकाएं नजर आती हैं कि सीटी में भी हो सकते हैं कि सीटर आए, अगर है तो उनको रोकने के लिए क्या करा है? बिल्कुल संभावनाएं हैं। हरियाणा में जो है वो नकल माफिया और इस तरह का पूरा प्रभावी था और आज भी है। हम ये नहीं कहते कि हमने पूरी तरह से इसको फुल प्रूफ कर दिया है। हमने अपने टाइम में, जैसा सीएम साहब ने आंकड़ा बताया था, 771 लोग आज भी विभिन्न जेलों में बंद हैं। वो इसी तरह से हैं, सीटर हैं, इम्पर्सोनेशन है, किसी की दूसरे की जगह दूसरी परीक्षा दी। पर हमने अब की बार ऐसा किया है कि जिस बच्चे ने, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है 11,36,000, परीक्षा होने के बाद हमारे पास उनका ऑडिट करेंगे। हमने एक बेंगलोर की कंपनी हायर की है और हमारे को पता लग जाएगा कि एक बच्चे ने एक से ज्यादा फॉर्म भरे हुए हैं क्या। तो इसको रोकने का तरीका एक हमने ये अपनाया है और बिल्कुल भी हम इस पे पूरी लगाम लगाएंगे। एक सर इसमें जो आपने बताया कि 771 जो अभी जॉइंट बार्स, इसके अलावा कुछ जो उनके टच में रहे या डाउटफुल है, अंडर स्कैनर, कुछ ऐसे भी? वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या कौन माध्यम था। कई बार जब बच्चे हमारे पास आते हैं या पुलिस पकड़ती है उनको, तो ऐसे हैरत अंगेज सामने आते हैं कि उस बच्चे को ये भी पता नहीं होता कि मेरी परीक्षा दी किसने है। इसका मतलब वो किसी न किसी माफिया के या दलाल के चंगुल में है, उसको खुद भी पता नहीं कि मेरी परीक्षा किसने दी है। ये मतलब ये कहना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन में तो 70 लोग हैं जो डबल या ट्रिपल जिनका, बाकी तो कोई सबका एक सिंगल ही है। नहीं, इसमें कुछ ऐसा है कि ये सी और डी का आंकड़ा अलग अलग है और इसमें जो डिफरेंस है या वेरिएशन है वो लगभग 86,000 का है। आपके पास भी और हमारे पास भी ये बहुत वो आ रही है कि मेरा जो है वो एडमिट कार्ड या रोल नंबर डाउनलोड नहीं हो रहा है। एक बच्चा ऐसा है, उसने केवल डी में अप्लाई किया है और अब एडमिट कार्ड सी का मांग रहा है वो, तो उसका टेक्निकल वो है तो उसका डाउनलोड नहीं होगा। ये यूमर्स फैल रहे हैं कि इसने फॉर्म तो भरा था पर इसका डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा। वो पत्रकारों से भी बता रहा है, सोशल मीडिया पे भी जा रहा है। तो हमने उनको कहा कि बेटा अपना फॉर्म देखो, आप पहले आपने सिर्फ डी के लिए अप्लाई किया था और अब एडमिट कार्ड आप सी के लिए मांग रहे हो, जो संभव नहीं है। ये 86,000 का क्या आंकड़ा दिया? 8600 लोग ऐसे हैं, 86,000 जो डी और सी में अलग अलग हैं। इन्होंने डी में अप्लाई किया और सी में? हाँ, कुछ 10.5 लाख के करीब तो कॉमन है और ये 11,36,000 सी में है। तो इसका भी एग्जैक्ट तो है नहीं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग में किया है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ सी को भरा है, डी को भरा ही नहीं। जो आप ये कह रहे हैं ना कि जो किसी ने आधार पे रजिस्टर कर लिया, किसी ने पीपी पे रजिस्टर कर लिया, किसी ने एक और थर्ड आईडी पे रजिस्टर कर लिया, तो वो ओनली 70 लोग हैं जिनका 2-3। हाँ जी, जिनका एडमिट कार्ड एक से ज्यादा आ गया है। तो ये तो फिर जो आप कह रहे हो हमने ऑडिट कंपनी को दिया है कि ऑडिट करेगी, वो ये परीक्षा के बाद करेंगे हम। ये किस चीज का ऑडिट होगा? ये करेंगे कि इसने फॉर्म जो है एक से ज्यादा तो नहीं भरा, या इसने इसका कोई ऐसा आधार कार्ड इसका ये है और इसके आधार कार्ड पे फोटो किसी और का है, इसका फोटो ही नहीं है। इस पे एक फॉर्म पे उसका ओरिजिनल फोटो है और दूसरे पे किसी और पर्सन का फोटो लगाया हुआ है। जैसे आपने बताया अभी कि पिछले कई दिनों से परीक्षाएं हो रही हैं, अब तो 8 साल हो चुके हैं पीछे, आपने जो पेपर लीक भी हुए, तो अभी भी आप कह रहे हो कि आशंका है कुछ भी हो सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट में पेपर लीक ना हो इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? कहाँ पेपर, मतलब ये मत बताओ आप कहाँ रखे जाएंगे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था। नहीं, मैं खुले मन से कहता हूं कि हमारे टाइम में परीक्षा में पेपर सिर्फ एक लीक हुआ था। हमारा कांस्टेबल का पेपर 8 अगस्त 21 में लीक हुआ था। उससे पहले या बाद में हमारा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। हाँ, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है कि कई बार कोई व्हाट्सएप पे फोटो खींच के या कोई पर्ची लेके 2 क्वेश्चन बता दिया। लीक का मतलब ये होता है कि पेपर शुरू होने से पहले ही वो आउट हो जाए, पेपर मार्केट में चले जाए 2 दिन पहले, 2 घंटे पहले। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि हमारे टाइम में पुलिस कांस्टेबल को छोड़ के कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ये जो 1200 सेंटर जहां एग्जामिनेशन होगी उसमें किस किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं सिर्फ नकल को रोकने के लिए, चीटिंग ना हो? एजेंसी ने क्या क्या किस तरह के स्टेप्स वहां पर लिए हैं? क्या सीसीटीवी कैमरा भी है? जैसा कि
एक बार वो आंकड़ा फिर से बता दीजिए, कितना स्थान है? 568 की 668 658 बिल्डिंग्स हैं। हाँ, इंस्टीट्यूट हैं 658, उसमें 4 भी सेंटर हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। सेंटर कितने? 17 जिले। शहर शहर में अगर मानने तो हमारा पेहवा, शाहबाद, संभाल का ये 3 या 4 सब डिवीजन है, बाकी हेडक्वार्टर है, जिला हेडक्वार्टर। 3-4 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी ही है। हाँ जी, तो फिर विरसा का काम काफी आसान बिल्कुल आसान। चेयरमैन साहब, इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा? जैसा उन्होंने कहा, एनटीए ले रहा है परीक्षा, उन्होंने कहा 1 से 1.5 महीने में हम रिजल्ट दे देंगे। जैसा सर ने कहा कि नकल रोकने के क्या वो हैं, तो नकल रोकने के उपाय चूंकि एनटीए ले रहा है और हम तो सिर्फ उनका सहयोग कर रहे हैं, विर्क साहब कर रहे हैं, पूरी सरकार कर रही है, तो उनका अपना एक सिस्टम है, वो नेशनल लेवल की एजेंसी है, वो नकल रोकने के लिए वहाँ बायोमेट्रिक करेगी, वीडियोग्राफी करेगी, फोटोग्राफी करेगी, सीसीटीवी कैमरा करेगी, बायोमेट्रिक करेगी, और जो एक नया उपयोग वो अब की बार करने जा रहे हैं वो आइरिस का करने जा रहे हैं। आइरिस से आधार कार्ड से लिंक होगा वो, और जैसा कि उन्होंने बताया और एक्सपर्ट्स ने हमारे को भी डेमो दिखाया है, जो ये पुतली की आइरिस की जो जांच होती है, अगर बच्चा न्यू बोर्न है उसकी भी वही है और 90 ईयर ओल्ड की भी वही है। बाकी सारी चीजें का आकार बदल सकता है, चेहरे का आकार बदल सकता है, थंब इंप्रेशन का बदल सकता है, पर इस पुतली से जो आइरिस आइडेंटिफिकेशन है ये कभी नहीं बदलती। फिर आप कोई क्वेश्चन करेंगे कि आप आधार कार्ड अनिवार्य नहीं कर सकते। एनटीए चूंकि नेशनल एजेंसी है और भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसने यूडीआई से इसकी परमिशन ले चुके हैं। वो हाई कोर्ट में एक केस भी गया कि आधार कार्ड जरूरी नहीं कर सकते आप, और उन्होंने ये परमिशन ले ली है कि एक बेनिफिट है और बेनिफिट के लिए आधार कार्ड सरकार अनिवार्य कर सकती है। ये चेयरमैन साहब, इनकी एनटीए की जो है सक्सेस रेट क्या है? मतलब ये जो नकल, बिना नकल के पेपर कराने की, ये एनटीए से क्वेश्चन करिए, हमारा पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठेका दिया है 500 रुपए पर हेड दे रहे हो आप एनटीए का, ये तो होगा भी, ये फुल प्रूफ सिस्टम है इनका। हाँ, सरकार ने एग्रीमेंट किया है, सरकार ने सारी चीजें विजिलेंट करके ही की होंगी। आप नहीं कर पाए तभी अपन एनटीए पकड़े ना जी। नहीं, क्यों नहीं कर पाए हम? ये हमारी तो हो ही जाती थी। कोई हमने इससे बड़े बड़े एग्जाम किए हैं। डी में हमने 18 लाख का किया, क्लर्क में 12 लाख का किया है। आपके पास तो बैकअप तगड़ा है, पहले इतना बैकअप तगड़ा नहीं था, ट्रांसपोर्ट पुलिस सब आपके साथ में, अब तो आप नहीं, कोई एनटी है वो पहला काम नहीं कर रही है हरियाणा में, पूरे देश में करती है। और आपको जानकारी में हो कि अब तो एक कंपनी हो, मतलब एक उपक्रम और बना दिया सरकार ने, NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। वो एसएससी से पहले जो क्वालिफाइंग टेस्ट होंगे, एलिजिबिलिटी टेस्ट होंगे, जो सेंटर के एसएससी है वो लिया करेगी पहले शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए। की जिम्मेवारी एनटीए की है, मतलब कमीशन की नहीं अपनी। जो एजेंसी कर रही है तो जिम्मेवारी उसकी है। अच्छा, बाकी थोड़ा सा पढ़े, सिर्फ सीईटी का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद की प्रक्रिया जो असली जिसके लिए काम हो रहा है, ये तो प्राथमिक चरण है, वो हमारे ग्रुप सी के कितने पद हैं और कितने दिनों में विज्ञापित करेंगे और कितना उसका प्रोसेस कितने गुना का जो रहेगा, क्योंकि वो कुछ कह रहे हैं कि इसको 5 गुना होना चाहिए, कुछ 4 गुना, कुछ 10 गुना, ऐसी डिमांड भी आ रही है, इसको पात्रता परीक्षा रखा जाए। तो अभी तक सरकार ने जो निर्देश जारी करते हैं उसके अनुसार क्या है? देखिए, ऐसा है कि सरकार की तरफ से हमारे पास सी क्लास की जो लिए है वो 42,000 पोस्टों की रिक्विजिशन अभी तक आ चुकी है, जिसमें 7,000 के करीब टीजीटी टीचर हैं और बाकी दूसरी पोस्टें हैं दूसरे विभागों की 42,000, पुलिस की भी है, उसमें 6,000 पोस्टें, 42,000 सी के लिए और लगभग 22,000 डी के लिए हमारे पास रिक्विजिशन आ चुकी है। जो आपका क्वेश्चन है अभी तक ये है कि जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उसको सीईटी में 50% और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, बीसी है, एससी है, एक्स सर्विसमैन है, हैंडीकैप्ड है, वो 40% इतने उसने अचीव करने पड़ेंगे। फिर वो हमारे जो पोस्ट के अगेंस्ट हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसके लिए वो क्वालिफाई होगा। ये पोस्टिंग कब एडवर्टाइज करेंगे? जनवरी में सीईटी का रिजल्ट आने के बाद, 25 दिसंबर तक जैसे रिजल्ट? हाँ, लगभग जनवरी में। 66,000 नहीं, 42,000 दोनों में लगभग। हाँ, डी का अगले साल हो रही है परीक्षा। तो
ये जनवरी में अगर हम अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे, तो अब तो क्योंकि मुख्य काम छंटनी तो सीईटी में हो जाएगी, तो अगली परीक्षाएं जो हम करेंगे और उसका चयन प्रक्रिया कितने दिन में पूरी होने की संभावना, क्योंकि अभी तो सालों साल अटक रही है। 3 से 4 महीने में हमारे पास काउंट जो है वो लिमिटेड होगा। एक अब तो हमारे पास अनलिमिटेड काउंट आता था। अब हमारे पास कोई पेंडिंग रिजल्ट रह भी गया है कोई भर्तियों का? हाँ, रिजल्ट है हमारे पास, लगभग 30 कैटेगरी के रिजल्ट हमारे पास बकाया है, जिसमें 12/19 जिसके को हम ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती कहते हैं, और 14/19 जो SIDC की है, और एक कैटेगरी 1/20 है जिसमें 5-4 कैटेगरी और हैं। उनका प्रोसेस हमने शुरू कर दिया। शायद आज भी हम 5-4 रिजल्ट आज भी निकालने वाले पेंडिंग में कितनी पोस्ट है सर टोटल जिनका रिजल्ट पेंडिंग है? लगभग 3500 पोस्ट है। तो ये हम कब तक, ये क्योंकि सीईटी तो चलो हो ही रहा है, ये कब तक हम कंप्लीट कर लेंगे? नवंबर के महीने में सारे पेंडिंग रिजल्ट आपको हम देंगे। इसमें क्योंकि सर बड़ा सिस्टम इन्वॉल्व है, तो ये कई तौर पे कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आ जाती है। वो हिदायतें जारी की हैं उनके लिए भी, क्योंकि सारा बेड़ा आपका इन्वॉल्व है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, मतलब अगर कोई लापरवाही की वजह से बच्चों का बड़ा नुकसान होगा सीटी का। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमने जो प्लान की है उसका बैकअप भी रखा है, और मेरी समझ से मैंने खुद जो है 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस अभी तक कर चुका हूँ अधिकारियों से। जरूरत पड़ी तो और भी करेंगे, खुद ही मॉनिटर कर रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी लापरवाही आएगी जिससे किसी बच्चे का नुकसान होगा।